नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अनिल मोहन द्वारा लिखित उपन्यास पहली चोट। ये अनिल मोहन जी का पहला उपन्यास होगा जो मेरे चैनल पर प्रस्तुत हो रहा है। आप लोगों के भारी रिक्वेस्ट की वजह से मैं अनिल मोहन जी का उपन्यास आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। ये उपन्यास 4 भागों में है। पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट और महामाया की माया। चारों उपन्यास में एक एक करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और कंटेंट लाने का। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी किए बिना शुरू करते हैं पहली चोट नॉवल का पहला पार्ट। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, फिर सड़क पर छोटे से बंगले को देखने लगे। उनकी जेबों में रिवॉल्वर मौजूद थी। एक हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर ही रखा था कि ज़रूरत पड़ने पर फौरन रिवॉल्वर निकालकर उसका इस्तेमाल किया जा सके। शाम के 4 बज चुके थे। वे दोनों दोपहर 1 बजे से उस बंगले की निगरानी पर थे। तू खबर पक्की लाया है ना कि बंसीलाल इसी बंगले में ही है? एक ने पूछा। हाँ, ये बंगला उसकी महबूबा का है, दूसरे ने विश्वास भरे स्वर में कहा। वो अक्सर यहाँ आता रहता है, कभी रात भर रुकता है तो कभी कुछ घंटे बिताकर चला जाता है। आज सुबह 10 बजे वो इस बंगले पर आया था। बंसीलाल के आदमी ने मुझे खबर दी है। वो आदमी मेरा खास यार है। उसकी निगाह पुनः बंगले पर जा टिकी। निशान लगाने में चूकना मत, शाम हो रही है, वो कभी भी बाहर आ, मेरा निशाना आज तक नहीं चूका। कहते हुए उसके दांत भींच गए। तभी फुटपाथ पर से गुजरते एकाएक 3 आदमी उनके पास ठटके और उन्हें घेरे में लेने वाले अंदाज में खड़े हो गए। दोनों की निगाह फौरन तीनों पर गई। रिवॉल्वर जेबों से बाहर निकालने की चेष्टा मत करना, एक ने खतरनाक स्वर में कहा। रिवॉल्वर पर रखा हाथ जेब से बाहर निकाल लो, खबरदार कोई चालाकी नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक ने जेब से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। एकाएक वहां अजीब सा तनाव भरा माहौल उठ खड़ा हुआ था। तो बंसी भाई के बाहर निकलने का इंतजार हो रहा है। इस बार तीनों में से दूसरा बोला। निशाना बनाओगे बंसी भाई को? तीसरे की आवाज में दरिंदगी के भाव भरे हुए थे। तुम्हें कैसे मालूम? दोनों में से एक के होठों से हैरानी भरा स्वर निकला। बच्चे, उसने रिवॉल्वर निकालकर इस तरह हथेली में छिपा ली कि राह चलता आसानी से उसकी भनक न पा सके। दोनों ने देखा कि रिवॉल्वर पर साइलेंसर भी लगा है। हमें सब मालूम रहता है, तुम जैसों की गर्दनें तोड़ना ही हमारा काम है। तुमने हमारे ही आदमी से मालूम किया कि बंसी भाई कहाँ है। उसी ने बंसी भाई को खबर दी कि 2 हरामी उसका निशाना लेने वाले हैं। ओह, तूने तो कहा था वो तेरा खास यार है। उसने अपने साथी को खा जाने वाली नजरों से घूरा। उससे कुछ कहते ना बना, ये बातें बाद में कर लेना। रिवॉल्वर वाला दांत भींच कर बोला। अगर बचना चाहते हो तो हमारी बात का जवाब दो। क्या? किसके कहने पर बंसी भाई की हत्या करने जा रहे थे? तुम लोगों की अपनी दुश्मनी तो बंसी भाई से होने से रही। दोनों चुप एक दूसरे को देखकर रह गए। तभी साइलेंसर लगी एक और रिवॉल्वर निकल आई। इस बार रिवॉल्वर छिपाने की चेष्टा नहीं की गई। रिवॉल्वर निकालने वाले के चेहरे पर मौत के भाव नाच उठे थे। हमारे पास फालतू का वक्त नहीं है कि तुम लोगों के चेहरे देखते रहें। आवाज में खूंखारता के भाव थे। एक मौका दिया गया था तुम लोगों को जीने का कि हमारी बात का जवाब देकर जिंदा बच सकते। छोड़ो, तीसरा दांत भींचकर बोला। हमें कुछ नहीं पूछना इससे, शूट करो। कोई ऊपर से आ गया तो खामखा मुसीबत। नहीं, हमें मत मारो, एक ने घबरा कर कहा। हम बता देते हैं कि थापर साहब ने बंसीलाल को खत्म करने के लिए कहा था, दूसरा जल्दी से बोला। थापर साहब? तीनों की निगाहें आपस में मिली। थापर समूह के मालिक, अखबारों में भी बड़े उद्योगपति के तौर पर उनका नाम आता है। गुड, फिर तो हमें थापर की पहचान करना कठिन काम नहीं, तीसरे ने क्रूरता से कहा। चलो यहां से। तभी एक के साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से कम आवाज के साथ कुछ शोले निकले और उन दोनों के शरीर में समाते चले गए। उन्हें चीखने समझने का भी मौका नहीं मिला और नीचे गिरते ही वो खत्म हो गए। इसके साथ ही तीनों पलटे और कुछ दूर खड़ी कार की तरफ तेजी से बढ़ गए। बंसीलाल, छरेरा बदन, लंबा कद, होठों पर बारीक सी मूछें, पाँव में हमेशा जूते पहने रहने की आदत, पैंट और ऊपर ढीली सी झूलती कमीज जिसके 2 बटन हमेशा खुले रहते थे, छोटे छोटे बाल, गले में सोने की भारी चेन और कलाई में सोने का कड़ा डाले रहता था। उम्र 30 बरस।
बचपन से ही गुनाह की गलियां उसका रास्ता थी। बदमाशों से, भाई लोगों से कैसे बात करनी है या पुलिस को कैसे संभालना है, सारे लटके झटके उसने तभी सीख लिए थे जब वो 15 बरस का था। 20 बरस की उम्र तक वो एक बड़े इलाके में दबदबा कायम कर चुका था। उसके इलाके में कई तरह के धंधे होते थे। पुलिस को हफ्ता और महीना पर संभाल रखा था। 25 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बंसीलाल तगड़ा गैंगस्टर बन चुका था। उसके गैंग से टकराने से पहले बड़े से बड़ा दादा भी एक बार सोचता था। और ऐसे हीरो के असली कदरदान होते थे देश के नेता, जिन्हें कि देश के पहिए कहा जाता है, जिन्हें कुर्सी पाने के लिए दूसरे नेता का कत्ल करवाना पड़ता है कि वो कुर्सी का हकदार ना बन पाए, चुनावों में उसकी जीत ना हो पाए। जनता में इतनी दहशत फैला दी जाए कि लोग वोट तो दें, परंतु उनके कहने पर। यह राह बंसीलाल को बहुत आसान लगी। खतरा भी कम और नोट ही नोट। 2-4 साल में एक बार या फिर बीच बीच में कभी कभी नेताओं का काम किया और बाकी के साल ठाट से नोट बराबर मिलते रहते थे नेताओं से। नेता लोग किसी लफड़े में फंसे तो वो हाजिर, और अगर वो कोई बड़ा कांड कर दे तो नेता भाई उसे बचा लेते। मज़े से गाड़ी चल रही थी बंसीलाल की। शायद ही कोई दूसरा गैंग रहा होगा जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो शहर में, वरना उसके नाम का ही सिक्का चलता था। बंसीलाल ड्रग्स का धंधा चलाता था, हत्याओं के ठेके वो लेता था। इसके अलावा जैसा भी काम मिल जाए नोट भारी होने चाहिए। बंसीलाल की उम्र और सामान्य रहन सहन देखकर कोई भी सोच नहीं सकता था कि वो खतरनाक गैंग का लीडर भी हो सकता था। बंसीलाल ने सिगरेट सुलगाई और सामने मौजूद तीनों व्यक्तियों को देखा। वो इस वक्त सजे सजाए शानदार कमरे में था। उनकी बातें सुनने के बाद कुछ देर खामोश रहा, फिर सिर के छोटे छोटे बालों पर हाथ फेरकर शांत स्वर में कह उठा, थापर समूह का मालिक। हाँ, नाम सुना है इसका। ये नाम साल 2 साल से सुनने में आ रहा है। मोटी पार्टी है। बंसीलाल ने सिर से हाथ हटाया और पुनः तीनों को देखा। लेकिन इसे मेरे से क्या दुश्मनी हो गई है जो मेरी जान लेने के लिए आदमी भेज दिए? क्यों, हम क्या इसके दरवाजे के सामने से निकले क्या? नहीं, एक ने कहा। थापर का हमसे कभी कोई वास्ता नहीं रहा। वास्ता तो है, बंसीलाल मुस्कुराया। वो कैसे? बंसीलाल की मुस्कान और भी गहरी हो गई। थापर समूह का मालिक इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि मेरी गर्दन पर हाथ डाल दे। ये तो पक्का है कि जाने अनजाने में मेरा पांव थापर की पूंछ पर अवश्य पड़ा है। तभी तो ये मालूम कर लूंगा कि थापर क्यों आपकी जान। नहीं, बिल्कुल नहीं, बंसीलाल ने फौरन सिर हिलाया। मामले को लंबा खींचने से क्या फ़ायदा? हमें इससे क्या कि थापर को हमने कहाँ छोड़ दी। हमारे काम तो चलते ही रहते हैं। तो क्या करें? मालूम करो थापर कहाँ मिलता है और मौका मिलते ही गोली मार दो। बंसीलाल के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में लाली भर आई थी। ये काम जल्दी करना, कहीं इस बार थापर मुझ पर बड़ा हमला न करवा दे। रात के 11 बज रहे थे। वो मुंबई का शांत इलाका था। इधर बहुत कम वाहन निकल रहे थे। वो पुरानी सी कार थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था उस कार को दुरुस्त करने के लिए मैकेनिक ने बहुत मेहनत की होगी। वो 40 से ज़्यादा की रफ्तार से नहीं चल पा रही थी। उसकी हेडलाइटें भी इतनी मध्यम सी थीं कि वो रास्ता दिखाने का काम न करके सिर्फ ट्रैफिक वालों को चालान से बचा रही थी। उस कार ने एक मोड़ काटा और कुछ आगे जाकर रुक गई। कार का इंजन भी बंद हो गया और हेडलाइटें भी ऑफ हो गई। ये सुनसान सी सड़क लग रही थी। कुछ पल चुप्पी सी छाई रही। फिर कार का पीछे का दरवाज़ा खुला और काला सूट पहने एक व्यक्ति सतर्क से अंदाज से बाहर निकला। रिवॉल्वर उसने हाथ में दबा रखी थी। कार की आगे वाली खिड़की से गन की बैरल नजर आने लगी। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। फिर वो व्यक्ति पलटकर खिड़की के पास झुककर बोला, बाहर आ जाइए थापर साहब, मेरे ख्याल से कोई खतरा नहीं। राजा राम को आने दो, आगे बैठा व्यक्ति कह उठा। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसके बीच खामोशी छा गई। तभी कार में बैठे थापर की आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो। लेकिन थापर साहब, आगे बैठा व्यक्ति कह उठा, इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा। हम लोग हैं, उधर राजा राम है। बाहर खड़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला तो थापर बाहर आ गया। एक कार के पास ही रहे, थापर ने कहा, बाकी दोनों मेरे साथ आओ। फौरन दरवाज़ा खुला और गन थामे एक व्यक्ति बाहर निकल आया। कार ड्राइव करने वाला आदमी कार में ही बैठा रहा। थापर दोनों के साथ आगे बढ़ गया। रात के अंधेरे में उनके कदमों की मध्यम सी आवाज़ गूंज रही थी। तभी रिवॉल्वर वाला फुर्ती से घूमा और चंद कदमों के फासले पर उसे कोई नजर आया। हिलना मत, वो गुर्राया, वहीं खड़े रहो वरना। थापर और गन वाला भी तेजी से घूमे। मैं हूँ राजा राम। चंद कदमों के फासले पर मौजूद व्यक्ति जल्दी से बोला, गोली मत चलाना। उभरा तनाव एकाएक कम हो गया। राजा राम पास आया तो थापर गंभीर स्वर में बोला, किधर? उधर गली है, आइए। वो लोग राजा राम के साथ गली के मोड़ पर पहुंचे। गन वाला और रिवॉल्वर वाला गली के बाहर ही रुक गए।
थापर राजाराम के साथ गली में प्रवेश कर गया। बड़ी बड़ी इमारतों की तंग गली में उनके जूतों की मध्यम सी आवाज़ें गूंज रही थी। 25-30 कदम चलकर वो धीमे हो गए। गली के दीवार के साथ अंधेरे में एक व्यक्ति खड़ा नजर आया। उसके पास पहुंचकर दोनों ठिठके। टॉर्च! राजाराम की आवाज़ में गंभीरता थी। तभी उस व्यक्ति के हाथ में दबी टॉर्च रोशन हुई और लाइट पास ही मौजूद 2 लोगों पर पड़ी। एक के शरीर में 3 गोलियां लगी नजर आ रही थी, दूसरे की छाती में 2। थापर के दांत भींच गए। गुस्से से भर उठा वो। टॉर्च बंद करो! थापर के होंठों से कठोर स्वर निकला। रोशनी बंद हो गई। कैसे हुआ ये सब? थापर ने अंधेरे में राजाराम को देखा। ये दोनों बंसीलाल को खत्म करने गए थे, राजाराम ने गंभीरता से कहा। लेकिन जाने कैसे बंसीलाल के आदमियों की नज़र में आ गए। उन्होंने इन्हें खत्म कर दिया। ये अच्छा रहा कि इनकी हत्या होने की खबर मुझे उसी वक्त मिल गई और मेरे भेजे आदमियों ने पुलिस आने से पहले ही लाशों को फौरन उठवा लिया। पक्का है कि इन्हें बंसीलाल के आदमियों ने ही मारा है? हाँ थापर साहब, राजाराम बोला। ये बात शाम को पक्के तौर पर मैंने मालूम की थी। बहुत बड़ी हिम्मत दिखा रहा है बंसीलाल, वो खतरनाक गैंगस्टर है, राजाराम गंभीर स्वर में बोला। थापर साहब ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कई नेताओं का वो खास है। ये बातें मुझे मत बताओ, थापर ने सख्त स्वर में कहा। इन लाशों को पुलिस की नज़रों में नहीं आना चाहिए। ये मेरे आदमी हैं, ये बात आम हो सकती है, जो कि इन दिनों मेरे लिए ठीक नहीं। मेरे बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, इनके घर वालों को समझा देना और साथ में 10-10 लाख रुपए दे देना। ठीक है, रुपया कब देंगे ताकि बांकेलाल राठौर से ले लो? जी। थापर जाने को हुआ कि राजाराम ने गंभीर स्वर में कहा। थापर साहब, मरने से पहले इन लोगों ने बंसीलाल के आदमियों को बता दिया था कि आपके कहने पर बंसीलाल की हत्या कर रहे हैं। पहले ये बात बंसीलाल नहीं जानता था। तुम कहना क्या चाहते हो? थापर ने शब्दों को चबाकर कहा। बंसीलाल वास्तव में बहुत खतरनाक आदमी है, वो चुप नहीं बैठेगा, राजाराम बोला। इस बात का मुझे एहसास हो चुका है कि वो चुप नहीं बैठेगा, थापर ने ठंडे स्वर में कहा। और मैं भी चुप नहीं बैठ सकता। दिव्या के पिता से मैंने बंसीलाल को खत्म करने का वादा किया है। बंसीलाल के आदमी खुलेआम सड़क पर गोलियां चलाने का हौसला रखते हैं। उसके पीछे सियासत की ताकत है, जबकि आप अपने आदमियों को इस तरह गोलियां चलाने का आदेश नहीं दे सकते। आपका रुतबा है शहर में, तुम्हें जो कहा है वो करो राजाराम। बंसीलाल के बारे में मैं देख लूंगा कि क्या करना है, पहले वाले स्वर में कहते हुए थापर पलटा और आगे बढ़ गया। राजाराम के कानों में शांत माहौल में थापर के जूतों की ठक ठक पड़ती रही। अगले दिन सुबह 9 बजे लंबी विदेशी कार को वर्दी पहने ड्राइवर चला रहा था। बगल में गन थामे गनमैन मौजूद था। पीछे वाली सीट पर थापर था और उसके दाएं बाएं 2 व्यक्ति बैठे थे। कार सामान्य रफ्तार से भीड़ भरी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। सर, एक व्यक्ति खुली फाइल घुटनों पर रखे कह उठा। पहले 6 महीने इस फैक्ट्री से हमें 70 लाख का प्रॉफिट मिला और दूसरे 6 महीनों में यही फायदा 90 लाख तक जा पहुंचा। वजह? थापर के होठों से शांत स्वर निकला। सर, हमारी फैक्ट्री में बना माल मार्केट में अपनी पकड़ बना गया है। हर कोई हमारी ब्रांड ही खरीदना चाहता है। कई नए डिस्ट्रीब्यूटर सामने आ रहे हैं। वो पुनः कह उठा। दरअसल आपके कहे मुताबिक फैक्ट्री में बनने वाला माल बढ़िया रखा गया और हमने अपना मार्जिन कम रखा। बढ़िया माल होने की वजह से हमारा माल मार्केट में अपनी जगह बना गया। हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ी। फौरन हमने हर जगह अपने ही ब्रांड का माल फैला दिया कि ग्राहक को हर जगह वही नजर आए। एक बार ले, इस्तेमाल करे और भविष्य के लिए हमारा पक्का ग्राहक बन जाए। ऐसा ही हुआ सर। गुड। भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारी ब्रांड की गुणवत्ता कम ना हो। श्योर सर। यही वो वक्त था कि एकाएक कार पर गोलियों की बरसात होने लगी। थापर फुर्ती से नीचे झुकता हुआ फुटबोर्ड पर सीट के साथ उकड़ू सा बैठता चला गया। उसके दाएं बाएं बैठे व्यक्तियों की तेज चीखें गूंजी। वो गोलियों से छलनी हो गए। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक मारे। कार तेज झटके के साथ रुकी। गनमैन ने उस नीली कार को देख लिया था जो बगल में चल रही थी और उसके पीछे वाली खिड़की से झांकती नाल से गोलियां निकली थी। उसने तुरंत ड्राइवर को नीचे किया और कार की तरफ गन करके गोलियां चलाने ही वाला था कि वो नीली कार रफ्तार पकड़कर दूर होती चली गई। जल्दी उस कार के पीछे चलो, गनमैन दांत भींचकर कह उठा। तभी थापर सीधा होता हुआ बोला, कार के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। थापर का चेहरा सुलग रहा था। लेकिन सर। चुप रहो। किसी तरह थापर बाहर निकला। ड्राइवर और गनमैन भी बाहर निकल आए थे। ड्राइवर के चेहरे पर घबराहट थी, जबकि गनमैन रह रहकर दांत भींच रहा था। थापर ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। वो लोग वास्तव में बहुत अच्छे निशानेबाज थे। थापर की आवाज़ में मौत के भाव थे। मैं समझा नहीं सर। गनमैन ने थापर को देखा। उनकी चलाई गोलियां सिर्फ पीछे वाली सीट पर ही लगी
हाथ बहका नहीं कि तुम लोगों को गोली लगती। वो मुझे शूट करना चाहते थे, अच्छे निशानेबाज भेजे गए थे मेरे लिए। थापर की आवाज़ में ठंडक थी। किन लोगों ने आपकी जान लेने की कोशिश की? गनमैन ने पूछा। जवाब में थापर दांत भींचकर रह गया। नजरें कार के पीछे वाली सीट पर मौजूद दोनों आदमियों की लाशों पर जा टिकी। नीचे न झुक गया होता तो वो भी इस वक्त जिंदा न होता। उनकी कार रुकने से ट्रैफिक जाम हो गया था। लोग कार से बाहर निकलने शुरू हो गए थे। हर कोई जैसे जान लेना चाहता था कि गोलियां कैसे चली, किसे लगी, कितने मरे। तभी पुलिस पेट्रोल कार का सायरन वहां गूंजने लगा। बांकेलाल राठौर ने थापर के सामने पहुंचकर मूंछ को बल दिया और आदर भरे स्वर में बोला, मारे की आप याद किए हो थापर साहब? थापर ने फाइल पर से निगाहें उठाकर उसे देखा और मुस्कुराकर एक तरफ फाइल सरका दी। बैठो बांके। हुक्म। बांकेलाल राठौर बैठता हुआ कह उठा। तुमने मेरा आधे से ज्यादा बिजनेस संभाल रखा है बांके। इतना विश्वास मैं किसी पर नहीं करता। बांके तो थारे वास्ते जान भी दे दियो। बांकेलाल राठौर मुस्कुराया। मारे को वो दिन ना बोलो कि जब वो हम भूखे हो वो मारे पास रहने को ठिकाना ना होवे, तब आपने ही मारे को सहारो दियो। अब मारे पास बढ़ियो घर होवे, गाड़ी होवे, बैंक में पैसा, ये सब तुम्हारी मेहनत है बांके। थापर कह उठा। नहीं थापर साहब, हम तो थारो मेहरबानी मानियो। तम तो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए सीढ़ी का काम करता है। होता वही है जो भगवान चाहता है। सो बात तो हम भी मानो। मैंने तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाया है जो हमारे बिजनेस से वास्ता नहीं रखता। बांकेलाल राठौर ने थापर को देखा। चेहरे पर गंभीरता आ गई। हुक्म। देवराज चौहान अपने बंगले पर नहीं है, जगमोहन भी नहीं है। तब तो वो दोनों अपने कामों में बिजी हो। वो मुझे उनकी ज़रूरत है। फौरन मालूम करो वो कहाँ है। मैं देवराज चौहान से बात करना चाहता हूँ। बांकेलाल राठौर का हाथ अपनी मूंछ पर पहुंचा और उसने थापर की आंखों में झांका। थापर साहब, मारे को मालूम होवे कि मामलों का होवे। आप ही को हुक्म नहीं मिलो तो हम चुप रहा, पर इब तो पानी सिरों से पार हो गए। मारो को हुक्म करो। हम बंसीलाल की बंसी। बांके। थापर ने गंभीर स्वर में कहा। तुम हालात को नहीं समझ रहे हो। हालात तो ठीक होवे तब मारे को हुक्म दो। शाम तक बंसीलाल। बांके। थापर के स्वर में हल्की सी सख्ती आ गई। हुक्म। मैंने तुम्हें देवराज चौहान को तलाश करने को कहा है। यो हुक्म थी बच गए हो, पर मारे को समझ ना आवे कि मारे होते हुए देवराज चौहान की क्या जरूरत होवे। वो छोरा भी तो होवे अपने साथ, रुस्तम राव। हम दोनों मिलकर बंसीलाल को वड़ देंगे। कहते हुए बांकेलाल राठौर का चेहरा आवेश में सुलग उठा था। थापर ने गहरी सांस ली और फिर कह उठा। मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। वैसे सारे हालातों से तुम वाकिफ ही हो। शहर भर में मेरा नाम चढ़ते हुए उद्योगपतियों की गिनती में आ चुका है। इधर मैं जापान की कंपनी के साथ मिलकर मुंबई में प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ। लगभग काम पूरा हो चुका है। ऐसे में किसी उल्टे मामले में मेरा नाम जुड़ना ठीक नहीं। तुम्हारा और रुस्तम राव का नाम भी मेरे से अलग नहीं। बंसीलाल को लेकर मैं अपनी बरसों की मेहनत खराब नहीं करना चाहता। कितनी ही कोशिशों के बाद मैं शहर भर में अपनी सराफत की छवि बनाने में कामयाब हो पा रहा हूँ। बांकेलाल राठौर ने हौले से सिर हिलाया और सोच में डूबा मूंछों पर हाथ फेरने लगा। ये वक्त मेरे बहुत ही संभल कर चलने का है। बात तो थारी जमे हो मारे को। हम इस काम में हाथ डालो तो मारी इज्जत ही मिट्टी में मिलो हो। हाँ, और देवराज चौहान ये सारा मामला संभाल लेगा। किसी को मालूम भी नहीं होगा कि हम समझो सब वही समझ गए हो। तो जल्दी से मालूम करो कि देवराज चौहान कहाँ है, और अब भी मालूम करो। बांकेलाल राठौर उठता हुआ बोला। यो मारे देवराज चौहान का कोई ठिकानों भी तो ना होवे। उसे बंगलों के अलावा दूसरा हम छोरे को भी इस काम में लगाओ। बांकेलाल राठौर थापर के ऑफिस से निकला और गैलरी में चंद कदम आगे जाने के पश्चात आया दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश हो गया। ये सजा सजाया उसी का ऑफिस था। वो टेबल के पीछे मौजूद शानदार चेयर पर बैठा और रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि बेल बज उठी। हेलो। बांकेलाल राठौर ने रिसीवर कान में लगाया। बांके साहब। का तिवारी हो? हाँ बांके साहब। दूसरी तरफ से आता स्वर उसके कानों में पड़ा। मुझे लगता है मुसीबत आ रही है। थारे को कभी चैन भी हो क्या? ज्ञानचंद कहता है कि फैक्ट्री में वो हड़ताल करा देगा। क्यों? उसके बापों की फैक्ट्री होवे का? हम उससे तनख्वाह पाओ का? वो कहता है मेरी 3000 तनख्वाह बढ़ा दी जाए। ऐसा वो इसलिए कहता है कि लेबर स्टाफ पर उसकी पकड़ है। वो ऐसा करवा भी सकता है बांके साहब। मारी सुनो तुम। बांकेलाल राठौर का हाथ अपनी मूंछ पर पहुंच गया। ज्ञानचंद के साथ साथों उसी की बीवी, साड़ी और साड़ी के आदमी को नौकरी से निकाल दो। पूरा हिसाब करा दियो हरामी का। लात मार के फैक्ट्री के फाटक से बाहर को खड़ा कर उसे और बोल नाचो रहे जितना मन चाहे।
उसका चक्कर साड़ी के साथ भी है। ये बातों उसकी बीवी के कानों में डाल दियो, पर पहले ज्ञानचंद के कानों में बात जरूर डालियो। मारे को पक्को पता होवे कि वो ये सब सुनकर ही सीधो हो जाए। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर ने लाइन काटी और नंबर डायल किया। लाइन मिली। रुस्तम राव की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो छोरे, बांकेलाल राठौर ने मुंह चुमेठी। का मारो पड़ो हो तू? बाप, अपन तो तेरे फोन की वेट करेला है। तू किधर को है? नजर नहीं आएला बहुत दिनों से। थारे को सैकड़ों बार बोलो तुम्हारे को बाप मत बोलो। मारा ब्याह नहीं हो तो हम बाप कैसे बन गए हो? वो मारी गुरदासपुर वाली सुन ले हो तो बहुत दुखी हो जाए कि हम बाप बनो। अब उनके तो सब बाप ही होएला है बाप। तू बोल, इधर को फोन क्यों मारा? बिजी हूँ। छोरे, मारे को अकड़ मत दिखायो, हम थारे को पट्टा लटका दो। तुम बिजी हो वो तो क्या हम बैठो के मक्खियाँ मारो हो? बांकेलाल राठौर का स्वर तीखा हो गया। कहाँ पहाड़ खोदो हो तुम? थापर साहब ने अपन को प्लॉट खाली कराने का बोला है, जिधर अफजल भाई का कब्जा करेला है। फोन पे बैठा अफजल भाई का इंतजार करेला है बाप। आज मामला नक्की होएला है पक्का। छोरे, बांकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा, थापर साहब का एक बहुत जरूरी काम हुआ है, अब भी करना है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद रुस्तम राव की आवाज आई। बाप, बंसीलाल का मामला होएला है क्या? तू तो सब जानो छोरे। बांकेलाल राठौर के गंभीर चेहरे पर मुस्कान उभरी। इधर उधर भी नजर रखना मांगेला है बाप, अपन सीधा नहीं देखेला। रुस्तम राव के आने वाले स्वर में गंभीरता थी। बंसीलाल ने थापर साहब की जान लेने की कोशिश किएला। थापर साहब किस्मत से बचेला है। पूरी खबर अपन को नजर होएला। आज ही उसे खल्लाश करने का। आखिरी शब्दों में रुस्तम राव के खतरनाक भाव मचल उठे। बांकेलाल राठौर जानता था कि वो बिल्लौरी आंखों वाला मासूम गोरा चिट्टा सा दिखने वाला छोकरा कितना जालिम है। वक्त आने पर हाथी तक को हरा देने का दम रखता है। छोरे, तारे को कुछ नहीं करना। थापर साहब का हुक्म हुए हो। थापर साहब की मजबूरी होवे कि इस मामलों में हाथ पे हाथ रखो कर बैठने का। अपन नहीं समझला बात को। मन ने तो मामला थारे कानों में डाले हो, एक काम की बात भेजे में डालो आयो। थापर साहब को देवराज चौहान की सख्त जरूरत होवे। वो चाहो कि ये मामलो देवराज चौहान ही निपटोए। वो अपने बंगलों पर नहीं होवो, जगमोहन भी नहीं होवे। तम देखो दोनों को होवे। देवराज चौहान को ढूंढना तो बहुत प्रॉब्लम होएला बाप। रुस्तम राव की आवाज आई। मारे को कुछ पता नहीं होवे तारी प्रॉब्लम के बारे में। हम तो देवराज चौहान को ढूंढने वास्ते यहाँ से निकलो हो। तम भी ये करो हो, जो भी खबर हो वो थापर साहब को ही दे हो, मारे को नहीं। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर ने रिसीवर रखा और होंठ पीछे उठ खड़ा हुआ। गोवा के सी व्यू होटल की 5वीं मंजिल पर स्थित कमरे की खुली खिड़की पर जगमोहन समंदर की शांत लहरों का नजारा देख रहा था। दिन के 11 बज रहे थे। समंदर की सतह से टकरा कर आती ठंडी हवा उन जोड़ों को बहुत भली लग रही थी, जो खुले में रेत पर लेटे मौज मस्ती का मजा ले रहे थे। कुछ जोड़े समंदर में तैर रहे थे। धूप उन जोड़ों की उत्साह को कम नहीं कर पा रही थी। जगमोहन ने बीच पर से निगाह उठाकर दूर तक फैले समंदर पर निगाह मारी। हर तरफ नीला नीला पानी ही नजर आ रहा था। दूर, बहुत दूर एक जहाज और कई स्टीमर, छोटी नौकाएं पानी में नजर आ रही थी। उन पर मौजूद लोग समंदर की सैर का मजा ले रहे थे। जगमोहन वहां से हटा और कमरे में टहलता हुआ दाईं तरफ की खुली खिड़की पर आ खड़ा हुआ। वहां से होटल का प्रवेश गेट और पोर्च स्पष्ट नजर आ रहा था। उस खिड़की पर रुकते ही जगमोहन की आंखें सिकुड़ी, माथे पर बल नजर आने लगे। उसके देखते ही देखते पोर्च में कार रुकी और कार से बाहर निकलने वाले को पहचानने में वो कभी धोखा नहीं खा सकता था। वो थापर था। थापर जो कभी मामूली चोर, जेब कतरा हुआ करता था, लेकिन देवराज चौहान के साथ मंगोलिया से लौटा था तो पास में बेशुमार दौलत थी। उसी दौलत के दम पर उसने खुद को मुंबई में स्थापित किया। पहले तो उसने ड्रग्स के काम में हाथ डाला, परंतु देवराज चौहान के मना करने पर उसने ये काम छोड़ दिया और शरीफों की तरफ फैक्ट्री खोल ली। चंद ही सालों में तरक्की की और अब वो जापानी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान में मिल लगा रहा था। और भी उसके कई बिजनेस थे। मुंबई का जाना पहचाना इज्जतदार नाम था थापर का। थापर यहाँ इस होटल में, गोवा में, और वो भी अकेला। थापर के अलावा उसने कार से किसी को बाहर निकलते नहीं देखा था। थापर के बाहर निकलते ही कार पार्किंग की तरफ बढ़ गई थी और थापर होटल के भीतर प्रवेश कर गया था। जगमोहन सोच के भाव चेहरे पर समेटे कुछ पल खिड़की पर ही खड़ा रहा, फिर वहां से हटा और छोटी सी तिपाई पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर बगल वाले कमरे का नंबर दबाया। तुरंत ही रिसीवर उठाया गया। नगीना की आवाज़ उसकी कानों में पड़ी। हेलो भाभी, जगमोहन बोला। देवराज चौहान से बात कराना।
थापर और नगीना के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के देवराज चौहान सीरीज के पूर्व प्रकाशित 2 उपन्यास ज्वालामुखी एवं खूंखार। दूसरे ही पल देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। कहो, थापर अभी अभी होटल में आया है। थापर? हाँ, मेरे ख्याल से वो अकेला है। उसके साथ उसका कोई गनमैन नहीं है, जबकि उसके कई दुश्मन हैं। देवराज चौहान की तरफ से आवाज़ नहीं आई। तुमने तो उसे यहाँ नहीं बुलाया होगा? जगमोहन बोला। नहीं, थापर से मेरी बात हुए 2 महीने से ऊपर का वक्त है। देवराज चौहान की आवाज़ सुनाई दी। हो सकता है वो अकेला ही किसी काम की खातिर यहाँ आया हो, जगमोहन ने कहा। अवश्य हो सकता है। तुम कमरे से बाहर निकलकर थापर को देखो। ठीक है। इसके साथ ही जगमोहन ने रिसीवर रखा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। डोरबेल बजने पर देवराज चौहान ने दरवाज़ा खोला तो सामने थापर को खड़े पाया। कुछ देर पहले ही जगमोहन ने थापर के बारे में खबर दी थी। देवराज चौहान को जरा भी आशा नहीं थी कि थापर होटल में सीधा उसके पास आएगा। यकीनन कोई खास बात है। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क होते हुए चेहरे पर मुस्कान ले आया। तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई थापर? देवराज चौहान उसे रास्ता देते हुए कह उठा। हैरानी की कोई बात नहीं, थापर शांत भाव से हंसा। कल देर रात मुझे खबर मिली कि तुम यहाँ हो, मैं आ गया। खबर मिली? देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। मतलब कि मैंने अपने चंद खास आदमियों को तुम्हारे बारे में पता करने को कह रखा था। तुम 5 दिन से मुंबई में नहीं, रात मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो। थापर के होठों पर मुस्कान थी। देवराज चौहान ने थापर की आंखों में झांका। भीतर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? नगीना भाभी भीतर हैं? अगर होटल के रेस्टोरेंट में चले तो नगीना के सामने तुम कैसी भी बातें कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए अनजान नहीं है। थापर भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान ने दरवाज़ा बंद किया। कमरे के बीचों बीच ही चांद जैसी खूबसूरती के साथ नगीना खड़ी थी। कमर तक लहराते खुले लंबे बाल, कमीज सलवार पहन रखी थी। दुपट्टा बहुत ही अच्छे ढंग से ले रखा था। माथे पर बिंदिया, होठों पर गहरी लिपस्टिक। लेकिन थापर जानता था कि जोधा सिंह जैसे इंसान की बेटी नगीना कितनी खतरनाक लड़ाका है। मंगोलिया की धरती पर नगीना के जोहर थापर अपनी आंखों से देख चुका था। नमस्कार भाभी, थापर ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा। नमस्ते भैया, नगीना ने भी हाथ जोड़े। सालों के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। हाँ भाभी, मंगोलिया से निकलने के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, थापर ने आदर भरे स्वर में कहा। मुलाकात का ऐसा कभी इत्तेफाक ही पैदा नहीं हुआ। आपको देखते ही मंगोलिया की यादें एक बार फिर मेरे मस्तिष्क में ताज़ा होने लगी, नगीना ने मुस्कुराकर कहा। बैठिए भैया, आप खड़े क्यों हैं? थापर आगे बढ़कर सोफा चेयर पर बैठ गया। देवराज चौहान भी बैठा और नगीना से कहा, रूम सर्विस में चाय कॉफ़ी के लिए? जी, कहते हुए नगीना इंटरकॉम की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। इस दौरान निगाहें थापर पर ही रहीं। इस तरह मुझे आया पाकर तुम्हें हैरानी अवश्य हो रही होगी देवराज चौहान, थापर ने गंभीर स्वर में कहा। अब नहीं हो रही, लेकिन पहले हुई थी। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तुम बता चुके हो कि तुमने मेरी तलाश करवाई तो तुम्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ। जाहिर है कि मेरे से कोई खास काम ही होगा। हाँ, थापर ने गहरी सांस ली। नगीना भी वहाँ पहुँचकर कुर्सी पर बैठ चुकी थी। जब तुम्हें मालूम हो गया था कि मैं इस होटल में हूँ तो फ़ोन पर ही बात कर। ये फ़ोन वाली बात नहीं है। थापर की निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। एक आदमी को ख़त्म करना है। थापर के होंठ भींचते चले गए। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। नगीना गंभीर नजर आने लगी। तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ा काम नहीं, देवराज चौहान ने थापर की आंखों में देखते हुए कहा। इस मामले में मैं अब तक अपने 4 आदमी गंवा चुका हूँ, थापर ने उसी लहजे में कहा। बांके या रुस्तम राव को मैं इस मामले में नहीं डालना चाहता कि कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इन दिनों जापान के लोगों के साथ मैं मुंबई में मिल लगा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अखबारों में मेरा नाम किसी भी वजह से आए। मेरा मिल वाला प्रोजेक्ट रुक गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। असल बात क्या है? देवराज चौहान गंभीर था। बंसीलाल नाम के आदमी ने मेरे खास कर्मचारी की बेटी का अपहरण किया और कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। एक दिन मौका पाकर वो बंसीलाल की कैद से भाग निकली, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी और उसे गोलियों से भून दिया गया। कहते हुए थापर का चेहरा गुस्से से भर उठा था। पुलिस ने उसकी लाश को खास गंभीरता से नहीं लिया। मामला रफा दफा कर दिया गया। जब बात मुझ तक पहुंची तो मैंने अपने तौर पर मामले की छानबीन कराई। बंसीलाल का नाम सामने आया। ऐसे में मैंने दिव्या के पिता से वादा किया कि उसकी बेटी के हत्यारे को खत्म करवा दूंगा। इस काम के लिए मैंने अपने 2 निशानेबाज लगा दिए बंसीलाल को खत्म करने के लिए। दूसरे दिन उन दोनों निशानेबाजों की हत्या कर दी गई और अगले दिन मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। मेरे साथ कार में मौजूद दोनों व्यक्ति गोलियों से छलनी हो गए, लेकिन मैं बच गया।
4 आदमियों को बंसीलाल ने खत्म कर दिया। ऐसे में मैं खुलकर सामने आता हूँ तो इस लड़ाई में मेरा नाम सामने आ सकता है, जिससे कि मेरे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंच सकता है। देवराज चौहान ने कश लिया। बंसीलाल की असलियत क्या है? आम आदमी यूं 4 की हत्या नहीं कर सकता। नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। कोई इतनी हिम्मत नहीं रख सकता कि किसी लड़की का अपहरण, बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर दे। बंसीलाल के बारे में मालूम किया है, थापर भीचे स्वर में बोला। वो शख्स है जो चुनावों के वक्त नेताओं की सहायता करता है, हत्याएं करता है और उनसे मोटा पैसा लेता है। कई नेताओं का हाथ उसकी पीठ पर रहता है। बंसीलाल के पास हत्यारों और बदमाशों की फौज जमा रहती है, मतलब कि वो कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखता है। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। तो दोस्तों, ये था पहली चोट नॉवल का पहला पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।